हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट कर रहे हैं हम आज हम कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू का चैप्टर। ठीक है, तो क्या चीज़ है जुडिशियल रिव्यू? हमने पिछले यूनिट में बहुत बार इस चीज़ का नाम आया होगा, शायद आपने सुना भी होगा, बहुत बार मैंने आपको बताया भी होगा। आर्टिकल 13 की जब बात आई, फंडामेंटल राइट्स की जब बात आई थी, तो जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई थी, तो आज हम दो देखते हैं ये डॉक्ट्रिन कैसे डेवलप हुआ है, कब कहाँ पहले इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या इसकी चीज़ें। ठीक है, देखो ये पहली बार इस्टेब्लिश हुआ ना यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, स्पेशली जब यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक लैंडमार्क केस जो मरबरी वर्सेस मेडिसन, जो मरबरी वर्सेस मेडिसन का केस था 1803 में। सोचो 1803 में कितना एडवांस है जुडिशरी सिस्टम वहाँ का, आज तक कितना इवॉल्व हो गया। तो ये केस जो है ना लेड द फाउंडेशन जुडिशियल रिव्यू के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और बहुत सी कंट्रीज जो हैं इससे इन्फ्लुएंस होके जो है, इंक्लूडिंग इंडिया। देखो कंसेप्ट जो जुडिशियल रिव्यू का है ना, ये नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हाउएवर ये अपनी पावर्स जो कहाँ से डिराइव करता है, आर्टिकल 13 से, जो डिक्लेयर करता है कि जो लॉ इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, फंडामेंटल राइट के साथ, वो वॉइड है। मतलब जो भी लॉज, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो भी हैं, जो क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं, वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और वहीं आर्टिकल 32 क्या कहता है कि इंडिया का द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, के सिटीजन के पास ये राइट है कि वो मूव कर सकता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट की, अगर उसके फंडामेंटल राइट वॉयलेट्स हो जाते हैं। वहीं 226 भी है, द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू रिट। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू जो है ना, ये पावर है कोर्ट की कि वो एग्जामिन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ए लेजिस्लेटिव एक्ट, एग्जीक्यूटिव एक्शन या लॉ जो डिटरमाइन वेदर दे आर इन कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई भी लॉ जो है गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने पास किया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है, या फिर कोई भी एक्शन जो गवर्नमेंट ने लिया है, एग्जीक्यूटिव एक्शन भी, ठीक है, या कोई और चीज़ है, कोई एक्ट है, कोई एक्ट भी है, कोई कुछ भी है, वो अगर क्या है, इफ़ इट इज़, मतलब ये वॉयलेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उसके खिलाफ है, तो ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड। अब अगर लॉ या गवर्नमेंट का एक्शन ये पाया जाता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो कोर्ट क्या करेगी, उसे इनवैलिडेट कर देगी, मतलब ये यूज़ में नहीं आएगा, इंश्योर करेगी कि ये नॉट रिमेन इन फोर्स। की एस्पेक्ट कुछ देखते हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू के। देखो जुडिशियल रिव्यू जो है ना, जुडिशियल रिव्यू इंश्योर करता है कि लॉज और पॉलिसीज़ जो हैं या फिर कोई गवर्नमेंट के एक्शन हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑन द लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि लॉ जो वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड। अब पावर ऑफ देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है ना, ये एक एसेंशियल फंक्शन है हमारी जुडिशरी का डेमोक्रेसी में। ये क्या करता है, चेक्स और बैलेंसेस जो है प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अदर ब्रांच, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अगेंस्ट। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है कि किसी भी ब्रांच को एक्सरसाइज करने की पावर जो एक्सीड करती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। मैंने भी बताया जुडिशियल रिव्यू ऑफन ज़्यादातर यूज़ होती है प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और इंश्योर करता है कि लॉ और एक्शंस, आर्टिकल 13 का जिक्र यहाँ नहीं आता कि जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो ऑन द लाइन ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं, जो उनको वॉयलेट करे, वो नल एंड वॉइड। अब स्कोप ऑफ जुडिशियल, देखो लॉ, देखो कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकती है लॉ को जो लेजिस्लेचर ने पास किए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट ने जो पास किए हैं, और ये पता करने के लिए क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज़ बोलता है क्या वो उसके लाइन में है, मतलब उसके बाहर तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है किसी भी तरीका से, तो ये स्टक डाउन हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी इसमें आते हैं। देखो कोर्ट रिव्यू कर सकता है कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब कोई चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, प्रेसिडेंट ऑर्डर दे रहा है या कोई गवर्नमेंट डिसीजन सुना रही है इंश्योर करने के, लेकिन अगर वो वॉयलेट कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या राइट, किसी इंडिविजुअल राइट को, तो वो कर रहा है इन इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी या हाई कोर्ट क्या कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंश्योर करेगा कि ये चीज़ें, जो ये डिसीजंस हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहे हैं, ये नहीं किए जाएँ, तो एग्जीक्यूटिव एक्शन को भी रोक सकता है, नॉट जस्ट द थिंग दैट वॉयलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एनी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जुडिशियल रिव्यू में इंडिया में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू जो है ना, आर्टिकल 13, मैंने ऊपर कितनी बार, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ। आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकता है गवर्नमेंट के एक्शंस अगर वो किसी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की।
वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस को जो है देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के वो दायरे में है कि नहीं। 386 प्रोवाइड करता है पावर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर प्रोवाइड करता है, बट जो जुडिशियल रिव्यू है वो इंश्योर करता है कि अमेंडमेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो नुकसान न करे। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो एस्टैब्लिश की थी जुडिशरी ने, ये इंश्योर करने के लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कुछ बेसिक चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशंस की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसको वॉयलेट न करे। जैसे हमने पढ़ा था सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 14 जो है जुडिशियल रिव्यू इंश्योर करता है कि जो लॉ और एक्शन जो नॉट डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्री, किसी के प्रति जो है डिस्क्रिमिनेट ना करे और आर्बिट्री भी ना हो, विदाउट उनके पीछे एक प्रॉपर रीजन, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें कुछ हम देखेंगे, कुछ हम जो है सुप्रीम कोर्ट की कुछ केसेस के हेयरिंग्स देखेंगे, जैसे केशवानंदा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो 1973 का, ये केस के बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है। इसमें क्या है की रूलिंग क्या है, जो लैंडमार्क जजमेंट है ये सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश इसी डॉक्ट्रिन में किया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और होल्ड किया कि जो सर्टन फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, ये इन चीज़ों को अमेंड नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। तो पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अब क्या हुआ, इसका जुडिशियल रिव्यू देखिए, इंपैक्ट जुडिशियल रिव्यू का देखो। बेसिक स्ट्रक्चर जो है डॉक्ट्रिन है वो लिमिट करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट अमेंड करने के लिए कौन से, और इंश्योर करता है अमेंडमेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल को ना। ये कोर्ट की जजमेंट ने इन्हेंस किया जुडिशियल रिव्यू और एम्फसाइज किया कि जुडिशरी का रोल है जो कोर वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर एक और केस हम देखते हैं, जैसे मेनका गांधी का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो केसेस तो मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ, ये तो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं चाहता था कि ये सारे केसेस एक जगह कंपाइल हो जाए, एक जगह इकट्ठे करके मैं आप लोगों को दे दूँ, ताकि आपको रिवाइज जब करना हो, कहीं मेंस में लिखने हो तो ये ईजी हो जाएंगे। इसलिए ये मैंने कंपाइल कर दिया, मैंने सोचा आपको पढ़ा भी दूंगा, दिखा भी देता हूँ और आपको एक जगह पर मिल भी जाएंगे। अब की रूलिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड कर दिया इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 का, किसमें, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें कहा कि जो राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है, इन दिस केस कोर्ट ने रूल किया कि राइट टू लाइफ वो इज़ नॉट जस्ट अ राइट टू सर्वाइवल, लेकिन इंक्लूड करता है राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी भी, कि इज्जत के साथ इंसान रहे। सिर्फ जिंदा तो भाई, जिंदा तो जानवर भी है, सड़क पे कुत्ता भी है, एक डिग्निटी के साथ जिंदा। और ये एक्सटेंड करता है वेरियस फ्रीडम, इंक्लूड जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू बी साइलेंट, राइट टू हैव, राइट टू बी जो है वो है ना वाटर, सैनिटेशन, एसेंशियल थिंग्स ऑफ लाइफ, है कि नहीं। अब इंपैक्ट ऑन जुडिशियल रिव्यू देखो, जजमेंट ने रीअफ्रेम की इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन प्रोटेक्शन ऑफ फंड, पर्टिकुलरली आर्टिकल 21, और एस्टैब्लिश किया कि कोई भी लॉ जो डिप्राइव करता है किसी भी पर्सन को उसके राइट से, वो रीजनेबल और फेयर होना चाहिए, अनरीजनेबल और अनफेयर नहीं होना चाहिए। तो ये केस जो है ना सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड हुआ, किया इसने स्कोप जो जुडिशियल रिव्यू का है इंडिविजुअल लिबर्टी के केस में, ठीक है। मिनर्वा मिल केस भी देख लेते हैं, चलो। मिनर्वा मिल केस जो था 1980 में जो आया, इसमें क्या किया गया, इसमें कोर्ट ने कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, बिटवीन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इंक्लूडिंग जो बैलेंस जो है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। कोर्ट ने रूल किया कि आर्टिकल जो 368 है वो यूज़ नहीं किया जा सकता डिस्ट्रॉय करने के लिए जो बैलेंस है ये फंडामेंटल राइट और डीपीएस का, और अफ्रेमिंग के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है इनवॉयलेबल है, मतलब इनवॉयलेबल है, मतलब इसको वॉयलेट नहीं किया जा सकता कोई भी कंडीशन हो जाए। इम्पैक्ट क्या हो, देखो कोर्ट की रूलिंग ने इन्फोर्स किया कि पावर जो जुडिशियल रिव्यू की है प्रिजर्व करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिसीजन जो है मेड इट क्लियर कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो यूज़ किया जा सकता है अगर हम स्क्रूटनाइज करने के लिए अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो वॉयलेट करता है कोर प्रिंसिपल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब इसमें एक और उसमें भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, नॉट जस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन या कोई एग्जीक्यूटिव, बट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो कैन बी रिव्यूड बाय द, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। किस केस में, मिनर्वा मिल केस में। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में की रूलिंग क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दी बहुत सी प्रोविजन जो 25 अमेंडमेंट एक्ट के थे, जो रिड्यूस कर रहा था जुडिशियल रिव्यू की स्कोप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कोर्ट ने ये रूल किया जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो अल्टर नहीं किया जा सकता। और इम्पैक्ट देखो ना, जज ने ये फ्रेम किया जो रोल है जुडिशियल रिव्यू का इन एग्जामिनिंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई किया गया है उसको एग्जामिन कर सकती है जुडिशरी, प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर।
और ये प्रोविटल है दैट नो लाई नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूशनल कि कोई भी कानून नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है वो भी वॉयलेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी हम लोग रिव्यू कर सकते हैं जुडिशरी। ठीक है, 9th शेड्यूल का केस पढ़ते हैं। देखो 9th शेड्यूल क्या है ना, 9th शेड्यूल जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1951 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1951 था। इसका पर्पस था कि प्रोवाइड करें कुछ प्रोटेक्शन, कुछ कानून्स को, सर्टन राइट्स को जो पास किए गए हैं अफेक्ट कोई सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम्स चलाने के लिए। जब 1951 में तो देश नया नया आज़ाद हुआ था, जैसे लैंड रिफॉर्म करना था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो रहा था, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम में क्या हुआ था कि लैंड जो है कुछ लोगों के पास एक्यूमुलेट हो गई थी और बाकी बहुत सारे लोग जो लैंडलेस लेबरर थे। तो यही लैंड रिफॉर्म जो इशू किए गए, ये लॉ जो है जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया 19 के, ये लॉज को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट पे उस ग्राउंड पे कि ये वॉयलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट। और तब जो है राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था। अब फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, तो हम लैंड रिफॉर्म्स कैसे करेंगे? ज़मींदार लोग जो है उनसे ज़मीनें छीन के कैसे दूसरों को देंगे? गरीबों को, लैंडलेस लेबर को, पीजेंट्स को, एग्रीकल्चरलिस्ट को, कल्टिवेटर्स को, क्योंकि राइट टू फंडामेंल राइट है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो ये लॉ तब 9th शेड्यूल का यूज़ किया गया कि जो लॉ 9th शेड्यूल में डाला जाएगा उसके जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। पार्ट 3। हाउएवर जो रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशियल रिव्यू और 9th शेड्यूल है वो इवॉल्व हुआ है बहुत सी सिग्निफिकेंट रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। स्पेशली जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस जुडिशियल रिव्यू की जब बढ़ी, तो बड़ी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की इंटेग्रिटी को संभालने के लिए। अब 9th शेड्यूल क्या है? देखो 9th शेड्यूल जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक लिस्ट ऑफ कानून है, कुछ एक लिस्ट है कानून्स की जो प्रोटेक्टेड है जुडिशियल रिव्यू से, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता उस लॉ में, सो हाई कोर्ट नहीं इन्वॉल्व हो सकती, जुडिशरी नहीं इन्वॉल्व हो सकती। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो लाया गया था। अब देखो जो लॉ इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल वो चैलेंज नहीं किए जा सकते ऑन द ग्राउंड के वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं, जैसे अंडर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम या आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। अब एम वाज टू इंश्योर के लॉ जो है वो, ताकि हम लोग सोशल जस्टिस प्रमोट कर सके। गवर्नमेंट का ये मानना था कि हम सोशल जस्टिस प्रमोट कर रहे हैं, रिफॉर्म्स प्रमोट कर रहे हैं, कोर्ट ये स्टक डाउन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना करे, इसलिए हम लोग 9th शेड्यूल में डाल के इसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कहानी थी तब, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था। अब आयर कोहेला के केस में क्या हुआ कि स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू को एक्सपेंड किया गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था 9th शेड्यूल को लेकर, जो परसीव्ड था कि इन रिलेशन टू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ साफ साफ ये कह दिया कि जो लॉ 9th शेड्यूल के अंदर हैं वो भी चैलेंज किए जा सकते हैं। अब 2007 का केस है, ये 2007 का केस है कि वो भी चैलेंज किए जा सकते हैं कि वॉयलेट कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोर्ट ने ये रूल किया कि अगर लॉ जो है 9th शेड्यूल में वॉयलेट कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिक्लेयर किए जा सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इससे पहले नहीं था। इवन थ्रू अगर ये 9th शेड्यूल में है तो भी किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जुडिशियल रिव्यू एक्सटेंड करता है 9th शेड्यूल को, और टू द एक्सटेंट दे डू नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, थ्रोज दैट लॉ सीम्स टू बी प्रोटेक्टेड बाय 9th शेड्यूल कुड स्टिल बी सब्जेक्टेड टू रिव्यू इफ कन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट ऑफ एंड प्रिंसिपल, कि अगर जो 9th शेड्यूल के अंदर तुमने कानून डाले हैं वो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को या फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं तो उनको स्टक डाउन किया जा सकता है, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब द केस एक्नॉलेज के 9th शेड्यूल जो वो इंट्रोड्यूस किया गया ताकि लेजिस्लेचर्स जो है उसको लेजिस्लेटिव एक्शंस को इम्यूनिटी मिले जुडिशियल स्क्रूटनी से। अर्लियर ऑफ जो रिपब्लिक था, स्पेशली जो लॉ जो इंटेंट जब सोशल जस्टिस और रिफॉर्म के इंटेंडेड जब लॉ बनाया गया था, जब रिपब्लिक हुआ था, कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुआ था अर्लियर। हाउएवर इसने ये भी क्लासीफाई किया कि जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कोई भी लॉ जो है वो इंटायरली इम्यून नहीं है इससे, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ये भी हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको हटा के जो है ओवर द ईयर्स जो है उसको लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, पहले फंडामेंटल राइट था। अब करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस जो 9th शेड्यूल का क्या है? देखो लॉज जो 9th शेड्यूल के अंदर है ना, अब वो इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से। कोर्ट जो है अगर आप किसी लॉ को बना के 9th शेड्यूल में डाल दोगे ना, तो इस भरोसे से कि जुडिशरी जो है इसको जुडिशियल रिव्यू से ये बच जाएगा, नहीं। ठीक है, अब कोर्ट एग्जामिन कर सकता है जो 9th शेड्यूल में लॉ है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो केशवानंदा भारती केस में जो है इवॉल्व हुई थी, इंश्योर जो फंडामेंटल राइट जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये कैन नॉट बी अल्टर ऑन लेजिस्लेटिव। देयरफॉर इवन इफ द लॉ इज प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल इट मस्ट अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर।
तो 1973 के बाद, जो 1973 है, उसके बाद जो भी लॉज जो है 9th शेड्यूल के अंदर है, ठीक है, और उसके बाद जो भी लॉ डाले गए हैं या फ्यूचर में जो डाले जाएंगे, वो सब पे जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज, ठीक है, हो सकती है 9th शेड्यूल में भी। सो ये पूरा जो हमने पढ़ा, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो हमने जनरल ओवरव्यू लिया, आई थिंक डिटेल में ले लिया, कब जुडिशियल रिव्यू कहाँ से निकला, इंडिया में कब आया, कौन कौन सी जो है प्रॉपर जजमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इससे ज़्यादा जुडिशियल रिव्यू के बारे में कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। ठीक है, जैसे आयर कोयलो केस है, वो इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू के केस में। केशवानंदा भारती केस, वो इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू के सिस्टम में। सो दिस काइंड, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है एंड यू आर डन। ओके, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।